हम लोग जानते हैं कि एटम इज इंडिविजुअल। एटम जो होता है वो क्या है, इंडिविजुअल है। अकॉर्डिंग टू ओल्डेस्ट साइंटिस्ट, जो ओल्डेस्ट साइंटिस्ट थे उनके अनुसार जो है एटम क्या है, इंडिविजुअल है ना। अब ये है कैसे, इन चीज़ों को बताया गया है और किस तरीक़े से बताया गया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हु डिस्कवर ऑफ एटम, डाल्टन। कौन, जॉन डाल्टन। उनके अकॉर्डिंग टू जो बताया गया कि जो एटम होता है वो डिविजिबल नहीं, वो डिविजिबल नहीं होता है। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है एटम का, तो मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इसका एक डेफिनेशन है, सबसे सटीक डेफिनेशन है, आप इसको माइंड में सेट करके रखेंगे। आगे इसमें कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह आए, कुछ ऋषि मुनि भी है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ इसके बारे में बताया। और अकॉर्डिंग टू कनाद, आपके पास यहाँ पर दिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। महर्षि कनाद, स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु कैन नॉट बी डिवाइडेड। सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको परमाणु कहा गया, जो मैटर का पार्ट होगा, और उसको हम लोग कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आगे यहाँ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है। एटम इज डिविजिबल, एटम क्या है, डिविजिबल है, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल में डिविजिबल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है कौन कौन। तो आपको पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक आपके पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और क्या है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ये न्यूक्लियस में रहेगा। कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा न्यूक्लियस रेडी हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास जो क्रिएट होता है वो क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूविंग करता है। इलेक्ट्रॉन एक सेम पार्ट में क्या करता है, सेम पाथ में मूविंग करता है। डन है। तो एटम इज डिविजिबल, यस और नो, यस। इसके सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या है, इलेक्ट्रॉन। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे आता है सवाल क्रिएट ये होता है कि सर ये कैनाल रे, आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन रहा उसका डिस्कवरी हुआ कैसे, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ। तो यहाँ पे सबसे बिग इशू है कि कैनाल रे, क्या है, कैनाल रे। कैनाल रे को जो क्रिएट करने वाले थे कौन थे, गोल्डस्टीन। कौन थे, गोल्डस्टीन। और इसको एनोड रे कहा गया। क्या कहा गया, एनोड रे। मतलब कैनाल रे जहाँ पे क्रिएट हो रहा था वो एनोड रे, क्या है, एनोड रे। और यहाँ से किसका डिस्कवरी होता है, प्रोटॉन। किसका, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी करने वाले कौन थे, गोल्डस्टीन। कौन थे, गोल्डस्टीन। कब किया गया था, 1886। 1886। इस साइड आते हैं राइट साइड में, तो आपके पास क्या है, कैथोड रे, और ये होता है निगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। और कैथोड रे को बनाने वाले जो थे जे थॉमसन थे। कौन थे, जे थॉमसन थे। और इसको कैथोड रे कहा भी गया। और इससे किसका डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन। किसका डिस्कवरी होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होता है। डन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे आता है कि 904 में थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिए। तो सबसे पहले एटम का जो मॉडल देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, जे थॉमसन थे। कौन थे, जे थॉमसन। उनके अकॉर्डिंग टू ये बताया गया कि जिस तरीके से वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है जिसको हम एडिबल पार्ट बोलते हैं, यह पॉजिटिव होता है, और उसका जो सीड होता है वो नेगेटिव होता है। इट मीन्स इनके अकॉर्डिंग टू जो बताया गया कि रेड पार्ट जो एडिबल पार्ट है यह क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब ये प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन है। और जो सीड है, ब्लैक सीड, इसको क्या कहा गया, ब्लैक सीड को, ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये निगेटिव पार्ट है। तो आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग टू जो वाटरमेलन होता है उसमें जो एडिबल पार्ट है वो पॉजिटिव होता है और निगेटिव, तो पॉजिटिव। और उसमें जो सीड होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि सीड को क्या माना गया है, इलेक्ट्रॉन। क्या माना गया है, इलेक्ट्रॉन माना गया है। नेक्स्ट, इसमें और भी कुछ कंडीशन दिए गए कि मॉडल, ध्यान देंगे, मॉडल को एटम सिमिलर टू, ध्यान दें, मॉडल ऑफ एटम सिमिलर टू पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड ऑल ओवर। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों दिया गया, क्योंकि वाटरमेलन में देखिएगा जो रेड पार्ट होता है वो चारों तरफ फैला हुआ रहता है, और जो चारों तरफ फैला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं।
और ये कुछ ऐसे भी सूखा उखा पार्ट होता है जो ड्राई फ्रूट की तरह होता है, जिसको इसको पल्म कहा गया। क्या? पल्म। और इस तरीके से कहा गया प्लम पुडिंग जो मॉडल थे वो जे थॉमसन ने दिए। डन है। तो प्लम पुडिंग मॉडल किस फ्रूट से कोरिलेट करता है? तो वाटरमेलन। किससे? वाटरमेलन से कोरिलेट करता है। इसमें और भी कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। मतलब ये हुआ सर, ध्यान देंगे कि जो कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज जो होता है ये चारों तरफ होता है, और एम्बेडेड का मतलब धंसा हुआ। क्या होता है? धंसा हुआ, या उसमें टिका हुआ बोल सकते हैं। और उसका जो सीड होता है उसके अंदर टिका हुआ रहता है, जो एक नेगेटिव चार्ज लेकर के बैठा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटरमेलन में जितने भी आपके पास रेड पार्ट है, तो रेड पार्ट को क्या कहा गया? पॉजिटिव चार्ज, जो एडिबल पार्ट होगा। हाँ। और जो ब्लैक पार्ट है जिसको हम लोग सीड बोलते हैं, तो सीड क्या? एम्बेडेड होगा, जो इलेक्ट्रॉन जैसा काम करेगा। ठीक है, ये उन्होंने बताया। जो आपके पास ब्लैक पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव, बिकॉज ऑफ दैट इज इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चंस उसी बेस पे दिया हुआ है। एनसीईआरटी का बहुत बेहतर क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे। लिसन टू, on the basis of Thomson model of an atom explain how the atom is neutralized as a whole। क्यों ऐसा होता है? तो इसका जो आंसर है, ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली आंसर रिटर्न करना है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। यस और नो? यस। द टोटल पॉजिटिवली चार्ज फ्रॉम द स्फीयर इज इक्वल in magnitude to the total negative charge of the embedded electron, so the net charge is zero and atom is neutral as a whole। डन है। इसमें फाइनली बताया है कि जितना उसमें एडिबल पार्ट होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसमें जो सीड होता है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बैलेंस कर जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। क्या होता है? न्यूट्रल। ये किसके अकॉर्डिंग टू है? थॉमसन। किसके अकॉर्डिंग टू? थॉमसन। डन है। अब आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने फ्रूट को लेकर के अपने एटम्स को स्ट्रक्चर दिया था और स्ट्रक्चर्ड किया। जे थॉमसन। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके बाद में एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रदरफोर्ड। क्या है? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसे काम को किए थे कि रदरफोर्ड ने अल्फा एस्केटरिंग सिस्टम को लाया। कौन लाया? अल्फा एस्केटरिंग सिस्टम। अल्फा एस्केटरिंग सिस्टम, एस्केटरिंग सिस्टम। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स जो एक होता है हीलियम नाभिक होता है। क्या होता है? हीलियम नाभिक। He क्या होता है बताइए? He पर 2+ होता है, मतलब इसके पास दो पॉजिटिव चार्ज होता है, दो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए अल्फा पार्टिकल्स किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं हीलियम नाभिक, हीलियम न्यूक्लियस, जिसपे कितने चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि डबल चार्ज हीलियम आयन। डबल चार्ज हीलियम आयन, उसको मैंने जस्ट अभी बताया, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मास 4U है। क्या है? 4U है। फास्ट मूविंग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसके पास इतनी अधिक मात्रा में है जिसकी वजह से इसके पास एनर्जी क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा एक पार्ट इसमें और आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये जो चीजें हैं, जो चीजें बताई गई हैं, आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये क्या? गोल्ड फॉइल है। क्या है? गोल्ड फॉइल। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये काफी हम लोग माइक्रो बना सकते हैं, एकदम पतला इसको बना सकते हैं शीट। ठीक है, इसको हम लोग काफी पतला शीट बना सकते हैं। अदर मेटल का हम इतना पतला शीट नहीं बना सकते हैं, जिसकी वजह से इसको ऑब्जर्व किया गया, किसी और को नहीं। क्या दिक्कत है? नेक्स्ट पॉइंट, इसके ऑब्जर्वेशन को दिया गया है कि आखिर उन्होंने जो ये काम किया तो क्या ऑब्जर्वेशन किया, कुछ तो कंक्लूजन निकल करके आया होगा रदरफोर्ड के अल्फा एस्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसका। इसमें जो चीजें बताई गई कि मॉडल ऑफ द अल्फा पार्टिकल 99% पास्ट स्टेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, एकदम सीधा चला गया। कितने परसेंट अल्फा पार्टिकल्स जा? 99%। इसका मतलब बहुत कम बचा, माइक्रो पार्ट में बचा हुआ है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल को आप बोलेंगे क्या? एक्यूट एंगल। स्मॉल एंगल को क्या बोलिएगा? एक्यूट एंगल आप बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड में दिया गया है कि वेरी फ्यू, क्या है? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल
पार्टिकल्स रिबॉन्डेड दैट इज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री 180 डिग्री बहुत कम हुआ है ना। और इसी से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 180 का जो पार्ट है इसी से पता चलता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे पार्ट था जो डायरेक्टली सीधा चला गया। जो सीधा चला गया इसका मतलब क्या है कि एटम जो है उसमें कुछ ना कुछ एम्प्टी पार्ट है, खाली स्थान है, और जो एम्प्टी पार्ट है उससे एकदम डायरेक्ट सीधा पार कर गया। इसका मतलब कि जो एटम होता है उसमें खाली पार्ट है, इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है, रदरफोर्ड। ठीक है, कौन है, रदरफोर्ड। ये किसे पता चला, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। डन है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल। कुछ ऐसा था जो एक्यूट एंगल से क्या कर गया, मूव कर गया, और कुछ डायरेक्ट अपने ही पाथ पे रिटर्निंग आया। तो जो रिटर्निंग है इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीच में होगा जिसकी वजह से वो रिटर्निंग आ रहा है। ठीक है, तो रिटर्निंग आ रहा है इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। किसका, न्यूक्लियस का। तो आपसे पूछा जाए कि हु डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो आप बता सकते हैं रदरफोर्ड। कौन है, रदरफोर्ड। तो मैंने इसका पूरा जो कंसेप्ट था मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन कुछ पार्ट दिया गया है, आप इसको एक बार बढ़िया से कवर अप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने किस तरीके से न्यूक्लियस का बारे में बताए थे, उन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं एक बार। बोलता है, ध्यान दीजिएगा, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये हुआ सर, प्रॉब्लम्स क्या है इसको समझिए। जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है। क्या है वो, पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव है। डन है। अच्छा, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रल तो न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव चार्ज ही रह गया, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अनदर पॉइंट फिर समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, यस और नो। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके चारों तरफ पाथ में क्या करता है, मूविंग करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। मतलब कि न्यूक्लियस आपको भी पता है छोटा होगा। अब एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, राइट, उसमें एक रूम है, तो रूम बड़ा होगा कि बिल्डिंग बड़ा होगा, बिल्डिंग बड़ा होगा, रूम क्या होगा, छोटा होगा। उसी तरीके से जो एक बहुत बड़ा एटम हो और उसके बीच का पार्ट है, तो बीच वाला पार्ट को ही हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस छोटा होगा, स्वाभाविक है। बोले यहाँ तक डन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ कुछ इसके लिमिटेशन दिए गए हैं। क्या है, लिमिटेशन। एक बार इसको आप क्लियर कर लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लिसन टू, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। जिन्होंने काम किया उसे क्या पता चला, न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, लिसन टू, व्हाई गोल्ड फॉइल वाज यूज्ड इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें हम लोग गोल्ड फॉइल का यूज क्यों किए थे। अनदर इसमें पार्ट दिया गया है कि व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन इज एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। इसके जो आंसर और दिए गए हैं कंक्लूजन, इन चीजों को हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। गोल्ड फॉइल इज हाईली मैलिएबल, यस और नो। गोल्ड हाईली मैलिएबल होता है, इसको काफी हम थिन शीट बना सकते हैं, अदर मेटल का हम इतना नहीं बना सकते हैं। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम थिक, 1000 एटम्स थिक, इतना पतला बनाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ ही हैड यूज्ड टू अदर मेटल दिस शीट वुडंट बी एज द थिन एज दैट ऑफ गोल्ड। किसी और का भी हम शीट बनाएंगे लेकिन गोल्ड इतना शीट पतला नहीं हो सकता है। अब आपके पास आता है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम। इसके मॉडल को हम समझते हैं कि इन्होंने किस तरीके से मॉडल्स को प्रस्तुत किए और इन्होंने बताया। लिसन टू, किसका बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। इनके अकॉर्डिंग टू ये बताया गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पार्ट में या ऑर्बिट में कभी भी ये घूमता नहीं है, रिवॉल्व नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन फिक्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। क्या है, डिस्क्रीट ऑर्बिट।
ये बोलते हैं कि उसका एक खुद का रास्ता होता है जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जा रहा है, ठीक है ना। ये खुद का उसका एक रास्ता होता है और उसी रास्ता में क्या करता है कि वो मूविंग करता है और उसी के अकॉर्डिंग टू आप देखते हैं कि KLMNOP जो भी होता है ना, इसको बनाया गया है। आगे फिर इसमें कहा गया है उसी चीज को यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से उसको बनाया गया। फाइनली उसी चीज के लिए ही बनाया गया है, किसी और चीजों के लिए नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड अपडेटेड एटॉमिक मॉडल। अपडेटेड एटॉमिक मॉडल, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये बताया गया, ध्यान देंगे। In 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने क्या किया? डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है जीरो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास क्या होता है? जीरो चार्ज होता है। क्या होता है? जीरो चार्ज होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियर बाई इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास होता है उसके इक्वल टू ही मास होता है न्यूट्रॉन का। उसके इक्वल मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस अलॉन्ग विथ प्रोटॉन। बोला गया कि न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि दोनों क्या होता है? साथ में होता है। डन है? हाँ। इन चीजों में थोड़ा सा अपडेटेड चीज क्या बताया गया उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस। क्या बनेगा? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ यहाँ पे जो पार्ट दिए गए हैं इन चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये जो पार्ट दिया गया है ये पार्ट क्या है? लिसन टू। यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशन और सब एटॉमिक पार्टिकल दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका डिस्कवरी कौन किया? जे थॉमसन। प्रोटॉन का बता दीजिए? गोल्डस्टीन। ऐसे गोल्डस्टीन, इसमें रदरफोर्ड दिए गए हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि रदरफोर्ड ने किसका डिस्कवरी किया है? न्यूक्लियस का। और आपके पास न्यूट्रॉन का बताया गया तो न्यूट्रॉन का चैडविक। कौन है? चैडविक। अनदर पॉइंट ये आता है सर की मास। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास दिया गया है AMU के बेसिस पर कितना है? 0। प्रोटॉन का कितना है? 1 एंड न्यूट्रॉन का 1 दिया गया है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में यहाँ हमें थोड़ा सा और गौर से देखने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव में एब्सोल्यूट चार्ज लिया जाता है जो -1 होता है। कितना होता है? -1। उसके बाद में प्रोटॉन पे +1 हो जाएगा और न्यूट्रॉन पे हमें पता है कि ये 0 हो जाता है। ठीक है, ये रहता कहाँ है एटम में? तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि चारों तरफ मूविंग करेगा न्यूक्लियस का। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहेगा और न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा भैया? ये भी कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस में रहेगा। बोले यहाँ तक डन है। अब एक सवाल और क्रिएट होता है कि आपके पास जो डेटा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या होगा? -19। उसी तरीके से फिर हम देखते हैं प्रोटॉन पे तो सेम रहेगा बट पॉजिटिव रहेगा और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 0। क्या होगा? 0 होगा। अनदर पार्ट को हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। एटॉमिक नंबर, ये बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एटॉमिक नंबर को हम किससे सिंबल से देते हैं? तो जेड से। किससे? जेड से। इज इक्वल टू एलिमेंट की पहचान। क्या है? एलिमेंट की पहचान। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? जेड से। और जैसे ही एटॉमिक मास आएगा, हरियाणा इधर है ना, एटॉमिक नंबर जेड हो गया। और आपके पास जैसे ही एटॉमिक मास की बात करेगा तो एटॉमिक मास को किससे हम लोग सिंबल देते हैं? ए। क्या होता है? ए। क्या होगा? ए होगा। अनदर पॉइंट को हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। आपके पास जो पार्ट दे रहा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। इट्स एटॉमिक नंबर। इसका मतलब फाइनली ये बता रहा है कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर जेड इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये एक आइडेंटिटी होता है, मतलब एक पहचान होता है। एटॉमिक नंबर इज चेंज्ड, एलिमेंट इज चेंज्ड। जैसे ही एलिमेंट चेंज होगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
फॉर अ न्यूट्रल एटम Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बोलता है कि यहाँ पे कब किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा जब उसमें प्रोटॉन का जो नंबर होगा इलेक्ट्रॉन के नंबर की क्या हो जाएगा, इक्वल। और इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये सब के सब न्यूट्रल ऐसा हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट है सब में इलेक्ट्रॉन का जितना नंबर है उतना ही नंबर किसका है, प्रोटॉन का है। और यही वजह है कि सब में बैलेंस करता है तो सबका जो एटम होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल होता है। क्या होगा, न्यूट्रल। नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको पता है कि फर्स्ट जो 20 आपके पास एलिमेंट है तो एलिमेंट नेम भी आपको पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये पूरा। एंड इसके सिंबल भी आपको पता है और इसका एटॉमिक मास क्या होता है ये भी मैंने आपको लर्न करवा रखा है, ठीक है। तो इसको डन कर जाना है, क्लियर। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको ये कंडीशंस और भी बताया था किस तरीके से बोर-ब्यूरी जो रूल्स था कि किसी भी ऑर्बिट में जो हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है कैसे फाइंड करेंगे, तो 2n²। क्या था आपके पास, 2n²। जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे प्रोटॉन है और प्लस न्यूट्रॉन है और इसके चारों तरफ जैसे कि आपके पास k होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो l होगा, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो m होगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि k 1 है, l 2 हो जाएगा, m 3 हो जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा 1 2 3 4 कंटिन्यू। बट ये कहाँ तक जाएगा सर, ये कहाँ तक जाएगा, तो आप याद रखिए कि जो KLMNO जो होता है ये मैक्सिमम 7 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n²। क्या होगा, 2n²। इसमें हमें क्या करना होता है कि n का नंबर भरेंगे और जितना इलेक्ट्रॉन होगा हमें पता चल जाएगा। वो कैसे सर, देख लीजिए आपके सामने है। अभी हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू 1 है जिसको हम लोग k सेल बोलेंगे। इसका मतलब k सेल का जो नंबरिंग है वो क्या है, 1 है। l सेल का नंबरिंग क्या है, 2 है। m सेल का क्या है, 3 है। और इस तरीके से बढ़ेगा और ये सेल कहाँ तक जाएगा, तो 7 नंबर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 7 नंबर तक जाएगा। आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर 7 नंबर तक ही क्यों जाएगा, ये और आगे क्यों नहीं हो सकता। हमने आपको जस्ट फार्मूला बताया कि 2n² से हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। k सेल की बात करेगा तो k तो 1 नंबर पे आता है, k कितने नंबर पे आएगा, 1। हमने देखा कि 2 n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2। इसका मतलब जो n इज इक्वल टू 1, k सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा, 2। एज वेल एज यदि हम बात करते हैं कि आपके पास यदि n इज इक्वल टू 2 रहता है तो 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर बोलिए 4 और 4 टू जा 8, 4 टू जा 8। इट मीन्स आपके पास k सेल में कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन, तो l सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। तो 2 8। फिर इसके आगे बढ़ेंगे और इसी का प्रयोग करके यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ध्यान देंगे किस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इसमें पार्ट दिए गए हैं बट अभी नीड नहीं है इसकी, जब जरूरत पड़ेगा मैं आपको खुद बता दूंगा, है ना। आगे है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसी चीज़ को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नॉर्मली थोड़ा सा है इसको कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे आपके पास दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द वेरियस शेल और एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम सच एज KLMN। वायलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल, वायलेंस सेल इज इक्वल टू आउटर मोस्ट सेल। ये जो लास्ट वाला आप सेल देख रहे हैं, ये लास्ट वाला जो सेल है, गोला है, सर्किल है, उसी को वायलेंस सेल कहा जाता है। और उसमें जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वायलेंस इलेक्ट्रॉन। आपके सामने यहाँ दिए गए हैं वायलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम आर नोन एज वायलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर मोस्ट जो शेल होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वायलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वायलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, आप इन चीजों को देख लेंगे इसलिए। आपके पास यहाँ पे है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से एक माना जाता है। ऑक्टेट रूल, क्या है, ऑक्टेट रूल। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं तो वो उसके लास्ट शेल में
8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टेट। क्या बोलेंगे? ऑक्टेट रूल। क्या बोलेंगे? ऑक्टेट रूल। यहाँ देता क्या है, ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल लिखा हुआ है, आर वेरी स्टेबल एंड शो लेस रिएक्टिविटी। शो लेस रिएक्टिविटी। बोला गया कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8। कितना? 8। इसको सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा और ये रिएक्शन किसी से नहीं करेगा। करेगा मतलब लेस रहेगा। क्या है? सबसे कम रिएक्ट करेगा। डन है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया है एग्जांपल्स के रूप में, लाइक एज नियॉन 2 और 8 होता है। क्या होता है? 2 एंड 8। 2 एंड 8 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 एंड 8। आर्गन का क्या है? 2 8 8 है। इसका मतलब लास्ट में कितना है? देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। ये सब क्या है? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। रेयर केस में किसी से रिएक्शन कर सकता है, ऐसा नहीं कि करेगा ही नहीं, करेगा। आईएससी में जब आप जाइएगा तो फिर वहां आपको पता चलेगा कि जिन्होंने किसी न किसी से रिएक्शन करके कंपाउंड बना रहा है। ठीक है। तो इनर्ट गैसेस हैं, ये सब के सब क्या है? इनर्ट गैसेस हैं जो रिएक्शन नहीं करता है, बट एक पार्टिकुलर सिचुएशन आएगा तो वहां पे वो रिएक्शन करेगा। ठीक है। रिएक्शन कौन करता है? तो जेनॉन। कौन करता है? जेनॉन। जेनॉन का सिंबल क्या होता है? Xe। क्या होता है? Xe। अब आपके सवाल ये चल रहा होगा, सर कि आप हमें बताइए कि कितनी इसमें इनर्ट गैसेस हैं। तो इनर्ट गैस कितने हैं बता दीजिए हमें। 6। कितना है? 6। सबसे पहले हम लोग लेते हैं हीलियम। क्या है? हीलियम। फिर बता दीजिए नियॉन। फिर क्या है? आर्गन। क्या है? आर्गन। फिर बोलिए क्रिप्टन। फिर जेनॉन और एक आता है रेडॉन। क्या आएगा? रेडॉन। तो कितने हो गए पूरे इनर्ट गैस? 6 हो गए। किसी से रिएक्शन करेगा तो नहीं करेगा। एक विशेष पार्टिकुलर सिचुएशन में कौन रिएक्शन करता है? जेनॉन। कौन करेगा? जेनॉन। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ऑक्टेट का मतलब लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। कितना? 8। नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? लिसन टू। वैलेंसी का डेफिनेशन क्या हो सकता है? एग्जैक्ट डेफिनेशन इसको लिखिएगा, सबसे बेहतर डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस और शेयर बाय एन एटम सो एज टू हैव ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब ये हुआ कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बेसिस पे ही इसको डिसाइड किया जा रहा है कि वैलेंसी उसका कितना होगा। तो क्या होता है? 8 माइनस आउटर मोस्ट जो सेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलेंगे? वैलेंस। डन है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप एक बार आप इसको पॉज करके अपना देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एक दिया गया है कि नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आयन आर। क्लोरीन आयन आर, ये आपके पास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। समझे इन चीजों को। तो सर आप हमें बताइए सबसे पहले कि क्लोरीन का क्या होता है कि 17 होता है, तो 287 क्या होता है? 287 जब इसको हम निकालेंगे, बट इसने क्या किया है थोड़ा सा हम समझना है कि माइनस है। क्लोरीन पे क्या है? माइनस है। और जब ये आयन चार्ज माइनस में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किया है। तो कितना ऑब्जर्व किया है? 8। कितना? 1। तो पहले से 7 था लेकिन एक और ले लिया तो कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। बोलिए डन है? इसका मतलब ये जो पूछा गया है कि आर, तो इसका कितना हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8। कितना होगा? 8। कंफर्म है? क्योंकि वैलेंसी पूछा है तो लास्ट शेल वाला ही तो हमें बताना है। बोले यस और नो? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, क्या बताया गया। सोडियम हैज कंप्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल एक्सप्लेन। कैसे ये कंप्लीटली है? तो एक बार इस चीजों को आप देख लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। अभी आपके पास जो आ गया ये क्या है? आपके पास मास नंबर। क्या है? मास नंबर। इन चीजों को हम समझते हैं। द मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास को बताया गया कि प्रोटॉन की संख्या और प्लस किसका होगा? न्यूट्रॉन। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल के आएगा? मास नंबर। क्या आएगा? मास नंबर। और ये मास कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में। कहाँ होगा प्रेजेंट? न्यूक्लियस में होगा। बोलिए इसमें कोई इशू है? नहीं। बढ़े आगे? ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप एक बार देख लेंगे। ठीक है। यहाँ समझते हैं, ये सबसे बेहतर है।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। आपके पास दिया गया रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। अभी आपको जस्ट बताया कि मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, जबकि एटॉमिक नंबर को जेड से। किससे? जेड से। तो यहाँ पे क्या होगा कि ध्यान देंगे, मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, तो ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन आ गया। बट यहाँ पे क्या है कि मास नंबर, यहाँ एटॉमिक नंबर, और एन से क्या हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन। तो एक आपके पास फार्मूला आ गया। हाँ। क्या आ गया? फार्मूला। इसका फॉलो करके जो भी चीज निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 और इसका मास नंबर कितना होता है? 12। तो 12 माइनस 6 करेंगे तो न्यूट्रॉन कितना हमें पता चल जाएगा। डन है? हाँ। चलिए, उसी तरीके से हम सबका सोडियम का, एल्युमिनियम का, जिसका भी बोलेगा हम आप निकाल सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं आएगा। अब आपके पास क्या है? आइसोटोप। क्या है? आइसोटोप। आइसोटोप इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइसोटोप आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप क्या होता है कि आपके पास सेम एलिमेंट रहेगा, अलग अलग एलिमेंट नहीं रहता है। तो आइसोटोप जब भी क्रिएट होता है तो आप माइंड को सेट करके रखें कि यह एक प्रकार का सेम एलिमेंट से ही क्रिएट हो सकता है। आइसोटोप आर द सेम atoms of the same elements that have the same atomic number, but different mass number। इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, जैसे कि हाइड्रोजन का हम लोग देखते हैं, किसका? हाइड्रोजन का। सबका एटॉमिक नंबर देखिए 1 1 1 दिया गया है। हाँ। कि नहीं है? हाँ। है, बट इसका मास नंबर डिफरेंट रहेगा। मास नंबर डिफरेंट। देखिए यहाँ पे प्रोटियम का अलग दिया है, ड्यूटेरियम का अलग दिया है और ट्राइटियम का अलग दिया। मतलब कि हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटोप होते हैं? 3। कितना होता है? 3। और इसका हमने डिस्कस भी किया हुआ है डिटेल्स में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आगे यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इससे सबसे बेहतर जो चीजें हैं वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया चीजें हैं और ये पूछा जाता है। लिसन टू, एन आइसोटोप ऑफ, लिखा है ना, is used as a fuel in nuclear reactor। फिर बोलता है कि an isotope of cobalt is used in the treatment of cancer। कोबाल्ट का हम यूज करते हैं कैंसर के उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम करते हैं। एक और है आयोडीन के लिए हम किसका? ग्वाइटर डिजीज में, आपको भी पता है ये। हाँ। यूरेनियम का हम कहाँ यूज करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में। कहाँ करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में। तो आपके पास यूरेनियम का नाभिकीय रिएक्टर में, कोबाल्ट का कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और आयोडीन का ग्वाइटर ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ये सब के सब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप है। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। डन है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। यू नो अबाउट एटॉमिक मास? आइसोबार। आइसोबार is also very important। Isobar is also very important। Isobar are atoms of a different element with a different atomic number but same mass number। अलग अलग डिफरेंस टाइप का क्या रहेगा आपके पास? एलिमेंट रहेगा, बट उसका मास सेम रहेगा। यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा कि आर्गन का 40 है और फिर कैल्शियम का भी कितना है? 40 है। दोनों डिफरेंस तो है बट उसका मास नंबर क्या है? सेम है। जिसके वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार। क्या बोलेंगे? आइसोबार। बट आइसोटोप में डिफरेंस था, ये दोनों सेम था, दोनों एलिमेंट सेम रहेगा, बस मास क्या रहेगा? डिफरेंस। और इसमें मास सेम है लेकिन उसका नंबर क्या है? डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, and isobar। Isotope and isobar, atoms of a same element। atoms of same element। यहाँ पे जो दिख रहा चीजें हैं, आइसोबार एक सेम एलिमेंट में होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस एलिमेंट में होता है। एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। इसका सेम एटॉमिक नंबर है क्योंकि एटम एक है, एलिमेंट एक है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा। बट इसमें क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। बट इसमें सेम क्या रहेगा? तो मास नंबर। क्या रहेगा? मास नंबर। आगे एटॉमिक हैव डिफरेंट मास नंबर, लेकिन इसमें सेम रहेगा, इसमें अलग रहेगा। हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा रहेगा लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा? अलग रहेगा। क्योंकि एक ही टाइप का आपके पास एलिमेंट है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगा। बट इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? डिफरेंस, क्योंकि अलग अलग क्या है? एलिमेंट है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसके 3 हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। लिसन टू, आपके पास आर्गन और किसका लिया गया एग्जाम्पल? कैल्शियम। दोनों का मास नंबर कितना है? 40 है। कितना है?
40 है। कितना है? 40। 40 है। बोलिए डन है? हाँ।